हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीटीपी का प्रैक्टिस नंबर 5 लेकर आए हैं, जो कि सीटेट के लिए काफ़ी अनिवार्य होगा। और यह मतलब आप लोग इसको नोट भी करिए। मतलब जो आपको लगता है कि हाँ हमें नहीं पता है, उसको नोट करिए और नोट्स बनाइए। और आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। एक बालक है कक्षा में जो काफ़ी सक्रिय है। कैसा है? अति सक्रिय। तो सक्रिय बालक जानते हो, वो तो हर काम में आगे ही रहता है। हर काम करने में, चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल हो। तो क्या अगर अति सक्रिय बालक की बात कर रहा है तो कैसे दिशा में लाएंगे? तो ऑप्शन है पहला, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। दूसरा है, उसे कक्षा के कोने में, क्या कह रहा है, कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट, उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे। तो देखिए इसको समझते हैं। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। देखिए जो बच्चा कमज़ोर होता है, वीक होता है, उसको हम लोग आगे बैठाएंगे, आगे। लेकिन क्या कह रहा, अति सक्रिय, तो अति सक्रिय बालक तो पीछे भी सीख सकता है, तो यह हमारा विकल्प हट जाएगा। सेकंड कह रहा है, उसे कक्षा के कोने में तो किसी को भी नहीं बैठाना है हमको, चाहे वो सक्रिय हो चाहे अति सक्रिय हो। सक्रिय ना हो फिर भी हमें उसे कोने में नहीं बैठाना है। उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे। बिल्कुल उसे श्याम पट आदि साफ को काम करने को देंगे। क्यों? क्योंकि एक सक्रिय बालक है, वो तुरंत साफ कर देगा और अपने मतलब जो मैडम क्लास में समझाएंगी वो भी समझ लेगा, तो वो हर काम कर लेगा अपने सही से। तो क्या कहेगा, उसे श्याम पट आदि साफ करने को काम देंगे। नेक्स्ट, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। अलग अलग जाति मतलब समजातियों समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो उनकी अभिवृत्ति किस पर आधारित होती है? समकक्षियों पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों या उनके अभिभावकों। तो जहाँ आपने देखा होगा जो किसी जात समजाति, जैसे कहीं आपने देखा आदिवासी लोग रहते हैं, तो क्या होता, उनके पूर्वज आज वही मतलब एक नियम से चले आ रहे हैं। तो क्या कह रहा है, अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। तो हमारे जो समजातीय व्यक्तियों के गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अपने अभिभावकों से मेल खाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो इसको हम काट देंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में क्यों भेजोगे? आपकी कक्षा है तो आप संभालोगे। जो कि मंद बुद्धि बालों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है, में बैठने के लिए बोलेंगे नहीं। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। क्या होगा, जैसे मान लीजिए कई बालक होते हैं, वो आप समझाते तो वो समझ नहीं पाते हैं, तो उन्हें चित्र के माध्यम से समझाएंगे, किसी को ऑडियो के माध्यम से समझाएंगे। तो वही कह रहा है कि मंद बुद्धि और मंद बुद्धि बच्चे होंगे तो वो ज़्यादातर आपने देखा होगा उन्हें समझ में नहीं आता, तो उन्हें ज़्यादातर क्या करते हैं कि पिक्चरों के माध्यम से समझाया जाता है, जिससे उनकी बुद्धि में घुस जाए। तो क्या करें, तकनीकी का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। ऐसी कोई, अगर शिक्षण देने की जरूरत ही ना पड़े तो शिक्षक किस बात का है भाई? धन संपदा। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर संपर्क होना। बच्चे को पढ़ाने में उच्च अधिकारियों से संपर्क की क्या ज़रूरत है? तो हमारा ये भी गलत हो गया। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान हो। बिल्कुल सही बात।
मतलब शिक्षार्थियों को क्या समस्या आ रही है, कहाँ पे अटक रहा है, उसको कैसे समझाना है, इसका ज्ञान होना ही क्या कहलाता है, साधन संपन्न एक शिक्षक का। नेक्स्ट, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, किससे? बच्चे में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, व्यक्तित्व निर्माण से बिल्कुल, कक्षा शिक्षण में बिल्कुल, अनुशासन में बिल्कुल, मतलब इनमें सभी। एक बच्चा में समायोजन होगा संवेगात्मक, कभी किसी गुस्सा आना, कभी किसी को रुला देना, ये सब संवेगात्मक हैं, लेकिन उसको समायोजन करना, क्या समायोजन करना मतलब न ज़्यादा न कम, एक लेवल से रखना, तो वो क्या है, व्यक्तित्व निर्माण में होगा, कक्षा निर्माण में हो सकता है, और अनुशासन, मतलब इनमें सभी में। श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्याम पट्ट, ब्लैक बोर्ड होता है ना श्याम पट्ट, तो वो क्या है, श्रव्य है। बिल्कुल गलत, क्यों? हम लोग श्रव्य मतलब सुनने वाला, तो सुनने वाला साधन तो है नहीं वो श्याम पट्ट। द्रव्य श्रव्य, दृश्य तो है लेकिन श्रव्य नहीं है, तो ओनली दृश्य साधन, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दृश्य साधन। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, तो उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। शिक्षण कुशलता मतलब शिक्षण कौशल, श्याम पट्ट पर लिखना, लिखना भी एक नियम से लिखना होता है कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना, बिल्कुल एक सही। प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल, तो शिक्षण कुशलता हो गई। प्रश्न पूछना, ये भी एक कुशलता हो गई, तो उपयुक्त सभी। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करें? प्रश्न पूछते हैं जो विद्यार्थी, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार कह रहा है, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो देखिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, तो ये तो कोई ज़रूरी बात नहीं हुई। मतलब जब विद्यार्थी क्लास में पूछ रहा है उत्तर, तो उसको वहीं पर उसका फीडबैक देना चाहिए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है तो शिक्षक को क्या चाहिए, कहे बालक से कि आप भी कक्षा में और भी मतलब और आगे प्रोत्साहित करना चाहिए। लगातार प्रश्न, लगातार नहीं, लगातार पूछेंगे फिर दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन हमारा सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादन किया है। किंडरगार्टन किसने दी है? किंडरगार्टन किसने दी है? फ्रॉबेल। मॉन्टेसरी विधि किसने दी है? मारिया मॉन्टेसरी ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉबेल। एक अभिभावक आपसे विद्यालय मिलने कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, तो आप विद्यालय में कभी मतलब उस पेरेंट्स कभी नहीं आते मिलने बच्चे के आपसे, तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे? बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी है ना, बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी है। अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना नहीं है, उपेक्षा करना नहीं है। अभिभावक को लिखेंगे, लेकिन देखिए लिखने से अच्छा हमारा ज्यादा आंसर फिट हो रहा है, कौन सा? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। क्या करेंगे? आप खुद बच्चे के साथ जाएंगे उसके घर पर, और पूरा उसका जो उसका साल वर्ष का
साल भर का जो उसका रहा रिजल्ट, उसके बारे में परिचर्चा कर सकते हैं आप लोग। तो हमारा 10वें का क्या हो जाएगा? सी। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मानता है। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मानता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। वयस्कों के बराबर तो नहीं होते हैं भाई, हो भी सकते हैं लेकिन बिल्कुल मतलब बुद्धि में हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में उनसे वयस्कों के बराबर नहीं हो सकते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। देखिए बचपन क्या होता है कि बचपन में वृद्धि काफ़ी हमें वृद्धि होती है, चाहे वो शारीरिक वृद्धि हो चाहे मानसिक। चाहे तो हम लोग बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मानता है। क्या है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। आपने देखो बचपन में बच्चों में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। तो शुरुआत के जो 3-4 साल, जो 2 से 5 साल की अवधि होती है, इसमें बच्चे का काफ़ी विकास होता है। मतलब शैशवावस्था में बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो वही कह रहा है बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तनों की एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। देखिए अगर ऐसे शिक्षक बोलेगा तो एक तरह से छात्र पर प्रेशर हो जाएगा, दबाव बन जाएगा। तो इसको हम कट करते हैं। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिह्नित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। मतलब कुछ चुनिंदा ही उत्तर को चिह्नित कर दो और उन्हीं को उत्तर देना। तो ये तो बिल्कुल एक रटन तरीका हो गया। तो इसको तो हम लोग सृजनात्मक की श्रेणी में नहीं लाएंगे, तो इसको हम भी हटा देंगे। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। क्या रहा? परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किया जाता है। शिक्षक को परीक्षण, इसमें क्या है? निम्न कोटि के पाठकों। निम्न कोटि के पाठक कौन होते हैं भाई? क्लास में कोई निम्न पाठक है क्या? बिल्कुल गलत। तो निम्न कोटि का शब्द ही गलत है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। जैसे परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उसी लेवल का हमको क्या करना है? बच्चों को सिखाना है, उसी की तरह से प्रैक्टिस करवाना है। तो बच्चे का बिल्कुल नकल भी नहीं करानी, तो उसी प्रकार कराना है। तो इससे तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किसमें? असंगठित घर से। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो सबसे ज़्यादा किसमें करेगा? सुनिर्मित पाठों में। किसमें? सुनिर्मित पाठों में। स्वतंत्र अध्ययन में तो वो कहीं कर लेगा, नियोजित निर्देश जिस स्कूल में निर्देश दी जाएंगे उसे कर लेगा, अभ्यास पुस्तिकाओं। लेकिन सुनिर्मित पाठों में पाठांठ मतलब लिखने में, पाठ को बनाने में उसे प्रॉब्लम आने वाली है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है? आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। कैसा है? बुद्धिमान। आप
क्या उसके साथ संतुष्ट रहेंगे? संतुष्ट तो भाई रहेंगे ही रहेंगे। तो बुद्धिमान छात्र है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। यह देखिए आप, अभिभावकों को सूचित करेंगे, यह कोई बात नहीं हुई। बुद्धिमान है तो है, बस चर्चा करेंगे, लेकिन पर सूचित करेंगे, कोई बात नहीं है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। यह बिल्कुल राइट है हमारा आंसर। जैसे ही वो मतलब एक बुद्धिमान है, ऊपर से अगर हम लोग उसे थोड़ी प्रेरणा दे देंगे तो वो क्या होगा, उसे अनुप्रेरित करेंगे तो वो अच्छा करेगा अपने जीवन में। तो वही कह रहा है, वह जैसे ही अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, मतलब ज़बरदस्ती करेंगे। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, जे भी नहीं। भाई हम लोग कक्षा छोड़ने के लिए किसी छात्र से कैसे कह सकते हैं? और क्लास मतलब अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत। उन्हें चेतावनी देंगे कि भाई अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। मान लीजिए आप क्लास में हो तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। कौन सी बात हुई? सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा है डी। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। जो उनकी रुचि है उसके अनुसार, और अपने विषय की जो रुचि अपने विषय से जोड़कर उन्हें समझाएंगे और उनके अनुसार बताएंगे, उनके अनुसार। और जिस विधि से वो सीखें उस विधि से हम लोग पढ़ाएंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो कौन सी जाएगी? संवेदन प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक। कह क्या रहा है? तार्किक रूप से सोचना शुरू, मतलब शुरू ही होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होने वाला है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष है। क्या है? 7 से 11 वर्ष। संवेदन प्रणोद क्या है? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। औपचारिक क्रियावस्था क्या है? 11 प्लस और ज़्यादा, मतलब पूर्व क्रियात्मक क्या है? 2 से 7। तो पहली कौन सी होती है? संवेदन प्रौढ़ अवस्था। दूसरी पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7। तीसरी मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11। औपचारिक 11 प्लस। यह सब किसके अनुसार है? हमारे पियाजे के अनुसार। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया। किसके द्वारा? कोलबर्ग द्वारा, स्किनर द्वारा, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा। तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ा, तो किसके द्वारा? पियाजे द्वारा। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, पीछे हम लोग पढ़ चुके थे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पियाजे। स्किनर ने क्या दिया है? उद्दीपक अनुक्रिया, नहीं अनुक्रिया उद्दीपक। कोलबर्ग ने भी नैतिक तर्कणा का सिद्धांत दिया है। किसका दिया? नैतिक तर्कणा। अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, नकारात्मक, उदासीन नहीं, संवेदनात्मक नहीं, संवेदन नहीं, अग्र सक्रिय। बच्चों को सक्रिय होकर काम कराना है, सक्रिय होकर उसका अधिगम करवाना है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक पूछ रहा है, शारीरिक नहीं, संज्ञानात्मक। तो क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक खेल के मैदान में नहीं, ऑडिटोरियम नहीं, गृह नहीं, विद्यालय एवं कक्षा में। और विद्यालय एवं कक्षा में भी खेल का मैदान होता है, तो हम लोग वहाँ भी, तो विद्यालय एवं कक्षा में हमारा सारे ये वाला ऑप्शन इसी में आ जाएगा। तो विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल अच्छे से होगा। जब वो एक दूसरे छात्रों से बात करेंगे, उसके विचारों को समझेंगे, तो बच्चे की संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा।
डैश डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, मतलब अगर बच्चों की अनुप्रेरित शिक्षण पूछा है, अधिकतम संख्या, तो क्या वो अनुप्रेरित शिक्षण होगा? ये कोई ज़रूरी नहीं है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी कोई अनुप्रेरित कक्षा उदाहरण नहीं है। कक्षा में नीरवता, ये तो बिल्कुल नहीं है, पूर्व निर्भर। क्या कह रहा है सी वाला? देखिए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछेगा तो इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि कक्षा में सब अच्छा चल रहा है, एक अनुप्रेरित कक्षा है, एक अनुप्रेरित ऊर्जावान कक्षा है। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए क्या? श्यामपट्ट का प्रयोग करना? नहीं। चर्चा करना? नहीं। कहानी कहना? नहीं। प्रश्न पूछना। अगर आपने बच्चे को पढ़ा दिया, उसके बाद उससे सभी छात्रों से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बच्चों में रुचि आएगी तो हम क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछना। बच्चे जाने हाँ क्या नया सीखने को मिल रहा है, किससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किससे क्या नया तथ्य निकल के आ रहा, तो क्या हो जाएगा? रुचि बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछना जरूरी है, जिससे बच्चों में उत्सुकता जागरूक हो। नेक्स्ट है 22। विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्यों है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, समय बिताने में सहायक है, बिल्कुल गलत। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, बिल्कुल। अगर बच्चा क्लास में स्कूल में खेल रहा है थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? यह बच्चों में सहयोग की भावना जाहिर करेगा और विकास, शारीरिक संतुलन भी पैदा करेगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, परिवार एक साधन है। औपचारिक शिक्षा तो जानते ही होंगे आप, जो कक्षा में दी जाती है, जहाँ क्लास लगती है, एक समय सीमा निर्धारित होती है। गैर औपचारिक दूरस्थ शिक्षा दूर से ली जाती है, और आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन। तो परिवार क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ कोई क्लास नहीं लगेगी, ना कोई काम दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर? बिल्कुल पूरी तरह से तो नहीं कर पाएगा, बोलकर थोड़ा बहुत उनके बारे में बता देगा, तो इससे क्या सामाजिक मूल्य विकसित हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, अगर हम बच्चे को अनुशासन में रहेंगे, मतलब बच्चा क्लास में शांत करेंगे, चुपचाप बैठेगा, तो उससे क्या वो सामाजिक मूल्यों का विकास होगा? नहीं होगा। आदर्श रूप से बर्ताव कर, शिक्षक को क्या चाहिए? छात्रों के सामने आदर्श रूप से बर्ताव करें, तो वही गुण अवलोकन बच्चा अपने आप में करेगा। क्या करेगा? अवलोकन या उसकी नकल करेगा, तो उसमें एक सामाजिक मूल्य होंगे। कैसे? अच्छे। तो वही क्या होगा? सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। किससे? आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों को कठिनाई दूर करना, एक सुबकता होना। कक्षा में देखिए अनुशासन बनाए रखना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो तो है ही। समयानुवर्ती होना चाहिए शिक्षक को, समय के अनुसार आना चाहिए, जाना चाहिए। एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है, वो विद्यार्थियों की कठिनाई दूर करना। सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो हो, मतलब हमारे लिए उत्तर के नज़रिए सबसे अच्छा ऑप्शन होने वाला है, वो क्या है? सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। जब शिक्षक विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करेगा, तो एक अच्छा अधिगम होगा शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा, तो इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, विधि शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर,
विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो हमारी जो कक्षाओं में, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि कैसी होती है? विकास आधारित और बुद्धि की। जो छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा हो प्राथमिक विद्यालयों में खेल खेल के माध्यम से पढ़ा सिखाया जाता है, गिनतियाँ सिखाई जाती हैं, तो वो क्या है? बच्चे का उससे विकास हो रहा बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डिसलेक्सिया क्या है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहारिक विकार। तो डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार। पठन विकार। गणितीय विकार क्या होता है? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरों सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। ज़रूरतमंद, मान लीजिए कोई बच्चा ज़रूरतमंद है तो उसके क्या होगा? उसे अलग से थोड़ी पढ़ाया जाएगा, उसे क्या किया जाएगा? विशेष विद्यालय में। क्यों? उसे विशेष विद्यालय में क्यों पढ़ाओगे? उसे सबके साथ पढ़ाएंगे, तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। अगर कोई आप किसी बच्चे को अभिप्रेरणा उसकी प्रशंसा करेंगे तो क्या बच्चे की स्मृति तेज होगी? पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेद करता है? नहीं। पुराना अधिगम और नए अधिगम को अलग कर देगा अभिप्रेरणा? ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक दिवसीय रूप से, अच्छा अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक दिवसीय है? अभिप्रेरणा से मतलब ये थोड़ी एक दिवसीय क्या हो? एक दिवसीय थोड़ी हो जाएगा। अभिप्रेरणा से तो बच्चे को क्या होगा? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्या करता है? सृजन करता है। कैसे? अगर बच्चा सीख रहा है और आप उसकी प्रशंसा कर दो, फिर वो और अच्छा करने की कोशिश करता है कि नहीं? तो वही कह रहा है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करेंगे आप? निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है? हाँ, बच्चा है छोटा, आप माफ़ करेंगे। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। देखिए, न्यून दृष्टि, समझ रहे हो? मतलब पूरी तरह से अंधा नहीं है, पूरी तरह से उसकी दृष्टि नहीं गई है। क्या करा? न्यून दृष्टि है ना, हल्की दृष्टि। तो आप कक्षा में समान रूप से बर्ताव करेंगे और ऑडियो सीडियो के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। उसे ऑडियो और सीडियो के माध्यम से क्लास प्रोवाइड कराएंगे जिससे बच्चा सीख सके। ठीक है, तो आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और एक क्लास आप लोग लीजिएगा और शेयर करिएगा हमारी एक क्लास, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और हमारे चैनल पे कई क्लासेस चल रही हैं जीडी के लिए, इंग्लिश, हिंदी, मैंग सर और इमरान सर, और करंट अफेयर्स हमारे कुमार सर डेली डाल रहे हैं। तो आप लोग सबको देखिए और हम लोगों को सपोर्ट करिए, और चैनल को आप लोग शेयर ज़रूर करिए। आप मान लीजिए इतने लोग वीडियो देखें, सब लोग 3 लोगों को शेयर ज़रूर करें, तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन होगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा हम लोगों का सहयोग करते रहिए, और ऐसी आपको वीडियो बहुत मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।